Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्निकल अड्डा 24/7 में। और आज हम करने वाले हैं कुछ सिविक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन क्या होने वाले हैं हमारे सीएजी अटॉर्नी जनरल, जो कुछ पोस्ट हम पढ़ते रहते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन के संग में हम करने वाले हैं। तो कंप्यूटर जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे क्वेश्चंस है उनको देखते हैं क्या होने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड जो टॉपिक से रिलेटेड है वो है एमसीक्यू अटॉर्नी जनरल और दूसरी पोस्ट के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल, जिसे भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड, कौन सा मिलेगा कंप्यूटर जी? देखिए सामने क्वेश्चन आ रहा है कि भारत सरकार के अधिवक्ता के रूप में किसे जाना जाता है। चाहे तो हम बगल में यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड फैक्ट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया हमने? तो हमने बोला कि भारत सरकार के अधिवक्ता वकील के रूप में किसे जाना जाता है। तो कंप्यूटर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये होता है भारत सरकार का वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार के वकील के रूप में जाना जाता है इसे। जब भी भारत सरकार पर कोई केस होता है तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ही होते हैं जो केस को सॉल्व करने के लिए, केस को लड़ने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो अटॉर्नी जनरल जिसका टाइम पीरियड पूछा जाए और आर्टिकल भी पूछ लेता है हमसे, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 78 है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना है? 78 अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल्स मिल जाता है हमारे पास। और कार्यकाल कितना होता है अटॉर्नी जनरल का? तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल हमारे पास मिल जाता है, वो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी तक ये रहता है। तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या है? फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल्स को थोड़ा सा करेक्शन करना, 76 नंबर आर्टिकल हमें अटॉर्नी जनरल का मिल जाता है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं जब, तो नेक्स्ट पॉइंट हम कौन सा देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है? तो भारत में जितनी हायर अपॉइंटमेंट होती हैं, भारत में जितनी भी हायर अपॉइंटमेंट होती है, सबको अपॉइंट करने का काम हमारा प्रेसिडेंट करता है। यानी अगला पॉइंट आ रहा है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय क्या रहेगा? ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट रहेगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए एक बार इसमें। तो आंसर रहेगा हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सही जवाब रहेगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा मिलने वाला है हमें? अगला प्रश्न, कौन सा लेख भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? हाँ, अब क्वेश्चन हमारे पास आता है अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल। पहले बताया था आपको, जल्दी में थोड़ी गड़बड़ बताई थी इसलिए फिर मैंने रब कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन मिलने वाला है। और इसका आर्टिकल कितना मिल जाता है? अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल मिल जाता है आर्टिकल 76। कंप्यूटर जी क्या होने वाला है इसका आंसर? तो आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल, जिसमें भारत के वकील अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। और अटॉर्नी जनरल ही है जिसे भारत का पहला विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कहा जाता है। इसे भारत का पहला विधि अधिकारी भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है कंप्यूटर जी? अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारी स्क्रीन पर? महाधिवक्ता का संबंध किससे है? एडवोकेट जनरल। अब दो चीजें हम पैरेलल में देख लेते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे अटॉर्नी जनरल को, अब आप पढ़ते हैं एडवोकेट जनरल को। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता हिंदी में कहा जाता है इसको महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल को हिंदी में कहा जाता है महाधिवक्ता।
ठीक है, ये एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो जिस तरीके से ये भारत सरकार का वकील होता है, वैसे ही महाधिवक्ता किससे संबंधित होता है? हमारे राज्य सरकार के वकील से। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा राज्य सरकार का वकील होता है। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से संबंधित होता है एडवोकेट जनरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता का आर्टिकल बताना है। तो देखो, आर्टिकल याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, आर्टिकल 76, और यहाँ पर इसका आर्टिकल कौन सा रहेगा? इसका आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 165। 7 और 6 दोनों में से अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो 7 में से 1 कम कर दिया हमने 6, और 6 में से 1 कॉमन किया 5, तो 165 आर्टिकल किसका आ गया हमारे पास? वो आ गया हमारे पास एडवोकेट जनरल का। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए यहाँ पर। आंसर 165 इज द राइट आंसर। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कौन सा व्यक्ति संसद के कामकाज में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता? बिल्कुल ठीक है, संसद की कार्यवाही में किसे बुलाएंगे? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सी बातें करनी है हमें, और जो हमारा वकील है उससे हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इसलिए वकील साहब को हम संसद की कार्यवाही में बुलाते हैं। तो मतलब क्या हो गया? हमारा अटॉर्नी जनरल है जिसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये मेंबर नहीं होता, सदस्य नहीं होता, तो ये क्या होता है? ये वहां पर अपना वोट नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के अंदर ये। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। उसी तरीके से एडवोकेट जनरल को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? फिर से वही क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करेगा? तो राज्य के अंदर अपॉइंटमेंट का काम हमेशा करते हैं हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यों के गवर्नर अपॉइंट करेंगे हमारा एडवोकेट जनरल। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्या कर रहे हैं हम? कंपेयर करते हुए चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा गवर्नर। ठीक, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट प्रश्न, यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना मिलेगा? इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और नेक्स्ट, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल मिलेगा कितने साल? तो कंप्यूटर जी आंसर शो कर देते हैं, 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, जो पहले हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ये पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अपॉइंटमेंट इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट करता है। तो इसीलिए हमने बोला कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट देगा। यूपीएससी वाले रिपोर्ट अपनी किसको देंगे? राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और तब जाकर के उस पर संसद पर चर्चा करवाता है हमारा राष्ट्रपति। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए, क्या होने वाला है यहाँ पर? आंसर प्रेसिडेंट। और सेशन को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए भी जरूर चलना। सेशन को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए चलना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए क्या करना है? लाइक शेयर करते हुए चलना है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामने मिल चुका है इलेक्शन ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? तो विधान परिषद का चुनाव करवाने का काम कौन कर रहा है हमारा? बिल्कुल आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्यों का चुनाव आयोग। राज्यों का चुनाव आयोग 3 चुनाव करवाता है, यहां नोट करना ये चुनाव हमारे। स्टेट
इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग है वो 3 चुनाव करवाता है, एक विधान परिषद का चुनाव, दूसरा पंचायत का चुनाव और तीसरा नगर पालिका का चुनाव। इनके अलावा जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद, इन 5 चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी हमारी केंद्र के चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आपको आंसर दे देना है इसका। ठीक, जल्दी से आंसर देना है इसका और साथ ही साथ सेशन को भी लाइक करते हुए चलना है, सेशन को भी लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, आज छुट्टी वाले दिन भी आपके लिए क्लासेस अरेंज करवाई गई हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की शक्ति किसके पास है? कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए। आंसर रहेगा राज्यसभा। आंसर क्या होने वाला है? राज्यसभा के पास होने वाला है ऑल इंडिया सर्विसेज की शक्ति, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति। ठीक, तो 12वें का आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा, इसके पास ये पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति राज्यसभा के पास है। कौन से आर्टिकल के द्वारा बना सकती है वो? तो कंप्यूटर जी आंसर बता दीजिए। आर्टिकल 312 और आर्टिकल 315 में बताया गया है यूपीएससी के बारे में। आर्टिकल 315 में बताया गया है यूपीएससी के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है और वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के कामकाज में भाग तो लेता है लेकिन वोट नहीं करता? बिल्कुल ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल उन दोनों के बारे में पढ़ा था। उन दोनों से एक प्रश्न संसद की कार्यवाही वाला कर चुके थे और अब नीचे वाली पोस्ट के बारे में ये प्रश्न हमारे यहाँ पर आ रहा है कि कौन ऐसा है जो विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं करता? तो बिल्कुल सही समझ रहे हो आप सभी लोग, और वो है हमारा एडवोकेट जनरल। ठीक है, कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए। क्या सही है? बिल्कुल सही, एडवोकेट जनरल इज द राइट आंसर। सही जवाब होगा एडवोकेट जनरल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला कानूनी अधिकारी, बिल्कुल ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन। भारत का पहला कानूनी अधिकारी लॉ ऑफिसर किसे माना जाता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर माना जाएगा अटॉर्नी जनरल को। शुरुआत में बात हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 15 अटॉर्नी जनरल। सही जवाब आपका, जो सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है भाई, यहाँ से उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, बस रिपीट करते हुए चलो, रिविजन करते हुए चलो, जल्दी जल्दी रिविजन होता रहेगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन तैयार करता है? करता है नहीं, यहाँ किसने तैयार किया था, ये प्रश्न आएगा आपका। भारत की प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ प्रियम्बल, इस प्रपोजल को एग्जैक्टली नाम दिया गया था एम एंड ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया था? एम एंड ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे वर्तमान में हम बोलते हैं। तो इसको तैयार करने का काम किया था हमारे पहले प्रधानमंत्री ने। तो कंप्यूटर जी आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक प्रपोजल लेकर के आते हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट प्रपोजल, जो बाद में जाकर के भारत की प्रस्तावना के रूप में तैयार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड एज द टर्म ऑफ। फिर से वही पुराना क्वेश्चन, फिर से वही पुराना कंसेप्ट रिपीट हो रहा है कि अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट हुआ था वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुआ था? तो हमने बोला फिक्स टाइम नहीं है। वैसे ही एडवोकेट जनरल भी क्या है? वकील है, तो टाइम क्या फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन नॉट फिक्स। ठीक है, नो फिक्स ड्यूरेशन। चाहे तो हम इसको 5 साल के लिए और चाहे तो इसको 5 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और अगर सरकार चाहे तो एडवोकेट या अटॉर्नी जनरल को कभी भी हटा सकती है और उनको बदल के दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी। सीएजी जो हम क्या बोलते हैं, मुख्य लेखा परीक्षक और लेखाकार के रूप में काम करता है। तो सीएजी का
किसके ऑडिटर जनरल के तौर पर काम करता है? सीएजी। जल्दी आपको बताना है कि सीएजी किसके ऑडिटर जनरल के तौर पर काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीएजी जिसका ऑडिटर जनरल है वो है हमारा सेंटर और यूनियन दोनों का ऑडिटर जनरल। ठीक है, जहां भारत सरकार का पैसा लगा, जहां हम लोगों का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा लगा हुआ है, वहां पर काम करेगा हमारा सीएजी। चेक करेगा कि क्या हमारा पैसा सही जगहों पर खर्च हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मेन काम रहेगा वो क्या है? वो रहेगा यूनियन और स्टेट दोनों का ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का काम करता है ये। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा मिलेगा हमारे सामने? अटॉर्नी जनरल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है तो उसकी योग्यता किस तरीके की होनी चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो, मिनिमम 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, या मिनिमम 10 साल तक उसने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। क्या हो सकता है? और सोचो, भारत सरकार का वकील है तो छोटी मोटी क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला? हमने बोला ऐसा बंदा होना चाहिए जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होना चाहिए ना, उसी को भारत सरकार अपना वकील बनाएगी। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए, क्या होने वाला है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कोई है हमारे पास, वो है सार्वजनिक पर्स का संरक्षक। सार्वजनिक पर्स का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, सार्वजनिक पर्स मतलब कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि कोई बिना मतलब के यूं ही खर्च करते चले जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो कौन है जो उसको चेक एंड बैलेंस का काम करेगा? कौन है जो उसको रोकने का काम करेगा? क्या सीएजी? सीएजी जिसका पूरा नाम क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या फाइनेंस मिनिस्टर? क्या पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी? या फिर हमारे प्रधानमंत्री? बहुत ही क्या आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर कंप्यूटर जी क्या हो जाएगा इसका? सीएजी। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी जिसका काम रहता है कि हमारे खर्च किए हुए पैसे को क्या करेगा? वो खर्च किए हुए पैसे को वो देखेगा, चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च हुआ है, क्या सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए सीएजी को हम क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कंप्यूटर जी क्या इसके बाद अगला क्वेश्चन भी हमारी स्क्रीन पर कोई है? बिल्कुल नहीं है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स की हम बात कर लेते हैं। चलिए स्क्रीन से क्वेश्चन हटा देते हैं। ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे वो बहुत ही जल्दी हमने किसके पढ़े थे? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के पढ़े थे। और एक जल्दी से यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324 और इलेक्शन कमीशन 325 आर्टिकल में क्या बात करता है? इसमें बात करता है ये वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने की। ठीक है, 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, जो क्या होंगे? हमारे 3 मेंबर कमेटी होगी। ठीक है, 3 सदस्य होंगे इसमें। और 325वां वोटर लिस्ट बनाता है इलेक्शन कमीशन। और आर्टिकल 326 में यहाँ पर वोटिंग एज दी गई है कि मिनिमम 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर देखते हुए चलना, क्योंकि सीक्वेंस में एक के बाद एक मिल जाते हैं। ये क्या मिलते हैं? सीक्वेंस में, एक के बाद एक सीक्वेंस में मिल जाते हैं। और यहाँ एक और पॉइंट, आप मिनिमम एज की बात आ गई है तो ध्यान रखना कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के बाद 61वें संविधान संशोधन 1988 के बाद वोट करने की एज 21 साल से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 21 साल से कम करके कितनी कर दी? 18 साल कर दी। कब कर दी हमने? 1988 में करी, इसलिए एग्जाम में 1988 भी मिलता है, 1989 भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद करते हुए चलना। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर कह सकते हैं कि इसी तरह की कुछ और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तब तक के लिए सेशन को बिल्कुल लाइक करना, न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।